बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज भी अगर जाली अद्वियात की बात करें तो भरमार है। जाली अद्वियात खाने से मरीज़ों को क्या नुकसान होता है और किस पैमाने पर इस वक्त जाली अद्वियात फ़रोख्त हो रही हैं, और इसके साथ हम ये भी पूछेंगे कि अगर जाली अद्वियात वाले माफिया के ऊपर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। तो इसके साथ मैं आज ये भी बता दूं कि चूँकि जाली अद्वियात के हवाले से आज एक बड़ी खबर ये भी है कि ड्रग कोर्ट ने जो है वो मुल्ज़मान को सज़ा दी है। वो मुजरम बन चुके हैं जो कि ना सिर्फ जो है वो जाली अद्वियात बेचने में मुलव्वस है, बल्कि जो नशा आवर टीके हैं वो भी जो है वो ये मुल्ज़मान जो है वो इसमें मुलव्वस हैं। और इनको ड्रग कोर्ट ने नशा आवर टीके बेचने वाले मुल्ज़म आमिर सहेल और मलिक अब्दुल रऊफ़ को 6 साल बामशक्कत जो है वो सज़ा दे दी है। क्या ये इतनी सज़ा बड़ी है जो इन्होंने काम किया? और दोनों मुल्ज़मान आमिर सहेल और मलिक अब्दुल रऊफ़ पत्तों की में जो है वो जाली अद्वियात का कारोबार करते थे, और इस तरह के और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये एक जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जाली अद्वियात आज भी मार्केट में मौजूद है। और अगर कोई मरीज़ जाली दवाई खा लेता है तो उसका नुकसान क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर माफिया के ऊपर काबू क्यों नहीं पाया जा सका। मुतअद्दद जो है वो फैक्ट्रियाँ भी पकड़ी गई, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, क्या कानून में कोई सकम है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज के जो गेस्ट हैं PMA जनरल सेक्रेटरी लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर शाद मलिक साहब हैं। प्रोफेसर साहब वेलकम आपको शो में, आपसे बात करेंगे। उसके साथ में साहब मौजूद हैं जी मरकज़ी सदर पाकिस्तान ड्रग लॉ रिफॉर्म नूर महार साहब, वो भी इसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो अबूर रखते हैं, जाली अद्वियात हों या फिर अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। नूर महार साहब वेलकम प्रोग्राम में जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सवाल करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब से। मलिक साहब, अभी भी ये मामला चल रहा है और आप समझते कि ये किस लेवल के ऊपर ये अभी भी जाली अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं? मेरे साहब आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है, मगर उससे पहले कि मुझे इजाज़त दें आप, तो मैं बताऊँ कि जाली दवाई होती क्या है। जाली दवाई देखें, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल से लेके हर लेवल पे ऊपर एक जाली प्रोग्राम पेश होता है क्या? एक अडल्टर ड्रग होती है जिसके अंदर कोई डिकम्पोज्ड एलिमेंट डाल गया। फिर एक स्पूरियस ड्रग है जिसके अंदर कोई इंजूरियस एलिमेंट आ गया उसके अंदर। फिर काउंटरफीट, ऐसी ड्रग जो धोखा दे दे कंज्यूमर को। फिर सब स्टैंडर्ड है। अब हो यहाँ ये रहा है कि हर लेवल के ऊपर ये जाली दवाई ऑपरेटिव है। पूरी दुनिया में कहीं भी होल सेल मार्केट का तस्वर नहीं है। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है, खासतौर पर लाहौर में समझ लीजिए आप, कि यहाँ पर एक लोहारी मार्केट है। दुनिया में कहीं कोई दवाई अगर जाएगी तो वारंटी गारंटी के बगैर नहीं चल सकती। लोहारी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर ना वारंटी है ना गारंटी है। लोहारी मार्केट में जितनी भी अद्वियात फरोख्त हो रही हैं वो जाली हैं? मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि वो सारी सब स्टैंडर्ड भी हो सकती हैं, स्पूरियस भी हो सकती हैं, अडल्टेड भी हो सकती हैं, क्योंकि चेक कोई नहीं। चेक करना स्टेट ने, चेक करना ड्रैप ने, चेक करना मिनिस्ट्री ने, और हमारा रेगुलेटर, हमारा इम्प्लीमेंटर टोटल एक जिसे कहे कि आप स्क्विंटेड आई कह लें आप, कि आंखें मीच के दूसरे निकल जाते हैं। तो ये तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि स्पोरियस हो या फिर दूसरी अद्वियात हो या जाली हो, आपने इसकी डेफिनेशन कर दी है कि कौन कौन सी अद्वियात होती हैं। जाली तो अद्वियात मुकम्मल उसका तो आपने बताया, लेकिन स्पोरियस अगर लोहारी मार्केट में फरोख्त हो रही हैं तो क्या ये भी मरीज़ के लिए नुकसानदेह है? मियाँ साहब देखें, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि जहर और ड्रग, पॉइजन एंड ड्रग की दो डेफिनेशन है फार्मेसी में, दो अलग अलग है। अगर थेराप्यूटिक डोज में कोई दवाई देंगे तो वो ड्रग है, अगर लीथल डोज में दे देंगे तो वो पॉइजन है। इंग्रेडिएंट कम होगा तो इफेक्टिव नहीं है, इंग्रेडिएंट गलत आ जाएगा तो आपका सिस्टम डैमेज करेगा। एवरी वाइटल सिस्टम इज, उसको बर्बाद कर देगा ये सिस्टम। तो दवाई तो जुल्म है ना, जाली दवाई होना, सब स्टैंडर्ड होना, अडल्टर्ड होना, कंज्यूमर की जान भी जा सकती है। व्हाई नॉट, ड्रग रिएक्शन हो जाएगा। कई ऐसे फौत हुए, कई ऐसे रिपोर्टेड केसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर फेलियर है ये ड्रैप का तमाम। देखें, अब हमारा रेगुलेटर है क्या क्या, मिनिस्ट्री, ड्रैप, फेडरल ड्रग फोर्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स, प्रोविंशियल ड्रग, महकमा सेहत का क्या, पंजाब का क्या रोल है? महकमा सेहत के अंदर है सारे ये ड्रग इंस्पेक्टर्स।
उनके अंडर है जी, और वो उनका कंट्रोल है ही नहीं। ड्रैप इज अ टोटल वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट। बिल्कुल। मैं इसके ऊपर सदर पाकिस्तान ड्रग लॉयर फोरम नूर महार साहब से पूछता हूँ। नूर महार साहब, बताइएगा कि आज भी अद्वियात जाली मौजूद हैं और आज एक फैसला भी ड्रग कोर्ट की जानब से सज़ा दी गई है जिसमें जो है वो बताया गया कि इतनी इतनी सज़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि ड्रैब लाहौर में ड्रैब के कितने ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ये किन का काम है? और इसके ऊपर भी आपने बताना, चूँकि आप कानून को भी जानते हैं, कि क्या सज़ाएं जो हैं वो इतनी मौजूद हैं कि अगर किसी को सज़ा होती है तो आइंदा उसको देखकर कोई दूसरा इस धंधे में मुलव्वस ना हो। जी, ये तो ड्रग कोर्ट जो है वो इस तरह के शुगल मेले करती रहती है, छोटे छोटे लोगों को, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते हैं, लेकिन अमली तौर पर इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। उसमें देखें, 18वीं तरमीम के बाद 30 जून 2011 के बाद तो सूबाई हुकूमतों का काम है इन चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने का। ड्रैब से ज़्यादा पावरफुल जो है सूबाई हुकूमतें हैं। सूबों के पास जो है इस वक्त पंजाब सूबे के पास तकरीबन 90 के करीब ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। लेकिन आप दवाइयों के बारे में इनसे पूछ लें, ये कहेंगे तो हमें तो पता ही नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप ये मैं शर्तिया कहता हूँ, आप हेल्थ मिनिस्टर को अभी फ़ोन करें, उनको कहें कि जी आप बताएं कि ये दवाइयों का कंट्रोल जो है और ये कीमतें हैं, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? और आज की डेट में क्या दवाइयों की कीमतें कंट्रोल हो रही हैं? क्या दवाइयाँ किस स्टेज पे कंट्रोल हो रही हैं? कुछ नहीं बताएंगे आप। दवाइयों को कंट्रोल करना तो ड्रैब का काम है ना, वो तो वफाकी जो है वो जो अथॉरिटी है उसका काम है। जाली दवाई अद्वियात में मुलव्वस माफिया को पकड़ना वो ड्रग इंस्पेक्टर पंजाब के जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर उनका काम है, वाज़ह करना है। साहब, आपको वजाहत कर रहा हूँ ड्रग एक्ट 2012 के तहत सूबों को पावर हासिल है। दवाइयाँ जो है ना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन और प्राइसिंग जो है वो वफाक के पास है, ड्रैब के पास है। बाकी सारी जाली दवाइयाँ पकड़ना जो है सूबों का काम है और ड्रैब का भी काम है। मैं कीमतों में इजाफे की बात कर रहा था, कीमतों की इजाफे की बात कर रहा था कि वो किसका इजाफा भी जो है उसको मॉनिटर करना जो है ना, चेक करना जो सूबों का काम है। सूबों के पास, पंजाब सूबे के पास चेक करना, इजाफा करना, फिक्स करने की बात कर रहा था। इजाफा फिक्स तो जो है उसकी तो इन्होंने तबाही मचा दी है ना, क्योंकि ना इस वक्त ना इधर है ना उधर है, ना प्राइस कंट्रोल है ना अनकंट्रोल है। अभी तो जिसका जो मर्जी है वो वही कुछ कर रहा है। अब तो पंजाब हुकूमत के पास ना प्राइसिंग का मॉनिटरिंग है, ना जाली अद्वियात को कंट्रोल करने की मॉनिटरिंग है। मैं असल मोटे मोटे पॉइंट की तरफ आता हूँ कि खासतौर पे जो नार्कोटिक स्टीरॉइड मेडिसिन है, इसका रिकॉर्ड जो होता है, इसको कंट्रोल जो डॉक्टर साहब बैठे हैं ये बहुत अच्छा जानते हैं कि दवाई जो भी नार्कोटिक है, चाहे कैफीन के इंजेक्शन है, मार्जिन है, मॉर्फिन है, अल्प्राजिपाम है, डेजिपाम है, फिनोबार्बिटोन है और बहुत सारे जो नार्कोटिक मेडिसिन हैं, इनका पूरा जो कंट्रोल है वो उसको मॉनिटर करना सूबों की भी जिम्मेदारी है और वफाक की भी जिम्मेदारी है। ये और ख़ास तौर पे हर फार्मेसी पे, हर मेडिकल स्टोर पे जो है एक नार्कोटिक कंट्रोल का रजिस्टर मौजूड होता है, जिसको चेक करना सूबे के ड्रग इंस्पेक्टरों को बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या है कि ये जो दवाई है मिस यूज हो रही होती है, इसकी डिमांड और सप्लाई में खासतौर पर डेजिपाम और ख़ासतौर पर अल्प्राजिपाम और ख़ासतौर पर इस तरह की नार्कोटिक मेडिसिन है और आइस भी बहुत ज्यादा मार्केट में इस तरह की दवाइयां जो है ना बिक रही हैं। तो पंजाब के ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं? पंजाब के जो ड्रग इंस्पेक्टर्स का इनका काम नहीं है कि ये जो है वो पकड़ दकड़ करें और जो है वो पकड़े इनको जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो ये नशा और अद्वियात फरोख्त कर रहे हैं, ये जाली अद्वियात फरोख्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो इसके जिम्मेदार हैं और मिनिस्टर साहब भी जिम्मेदार हैं, सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन बात यह है कि इन्होंने जो है ना पंजाब में हेल्थ मिनिस्ट्री को 2 हिस्सों में बांट के आधा आधा करके ना जो ये किया है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रॉपर। तो इससे काम कम हुआ है? अगर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया महकमा सेहत को तो नूर महार साहब इससे काम तो कम होगा ना, डिवाइड हो चुका है काम। डिवाइड से हो कुछ नहीं रहा ना भाई, हो कुछ नहीं रहा। ये जो है चाहे हमारी अदालतें हैं उन वो भी क्लियर नहीं है बहुत सारे मामलात में। आज भी मैं ड्रग कोर्ट में था रावलपिंडी में, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजों में हुकूमतें काम नहीं कर रही। अब क्या है, ड्रैब जो है पूरे ड्रैब का जो लाइसेंस देता है, ये इसको मॉनिटरिंग करता है, एवेल्युएशन करता है। पूरे पंजाब में एक फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर है रशीद साहब,
अब क्या है, बाकी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, ना वो फिल करते हैं ना वो काम होते हैं। अब मॉनिटरिंग का निजाम में ज्यादा फोर्स चाहिए। जितने सूबे के ड्रग इंस्पेक्टर भी हैं, जब उनसे आप पूछते हैं कि भाई आप काम क्यों नहीं करते, वो कहते हैं कि जी हमें ना पेट्रोल देते हैं ना ट्रांसपोर्ट देते हैं, हम अपने खर्चों पे जाते हैं, ठीक है, तो मेडिकल स्टोर चेक करते हैं तो कभी कभी करते हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग मौजूद नहीं है। और जरूरत ये है कि इस पे हुकूमतें पॉलिसीज को इस तरह करें कि जाली अद्वियात का कंसेप्ट खत्म हो जाए। अब जाली अद्वियात पे अमली तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में, जो जिनसी अद्वियात हैं, जो नीम हकीम खतरा जहाँ है, वो जाली जो है ना सलीनाफिल साइट्रेट, टेडिलाफिल और इस तरह की जाली जो सेक्स की अद्वियात हैं वो सरेआम बिक रहे हैं ऑनलाइन, जो है व्हाट्सएप पे। नहीं बिल्कुल, ये तो सरेआम फरोख्त हो रही है। ये काम तो जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर का है, और आपने बता दिया कि ड्रैब का एक ड्रग इंस्पेक्टर है पंजाब में, और जो पंजाब के ड्रग इंस्पेक्टर वो कुछ भी नहीं कर रहे। प्रोफेसर डॉक्टर शाद मलिक साहब बताइएगा, ये नूर मार साहब ने एक तफसीलन बता दिया है कि किसका काम है। और ड्रग इंस्पेक्टर्स की अगर बात करें, वैसे तो जो है वो दिन ब दिन अमीर तरीन होते जा रहे हैं, लेकिन काम उनका जो है वैसे का वैसे ही है। कोई जो है वो अभी जैसे आपने बताया कि अभी भी जो एक बड़ी मार्केट लाहौर की, वहाँ पर जो है वो स्पोरियस भी है और जाली अद्वियात भी फरोख्त हो रही हैं, तो मरीजों को तो नुकसान ही है बेचारों को। आम मरीज को तो पता भी नहीं है कि ये असली है जाली, वो कैसे उसको पता लगेगा। देखिए नूर महर ने बड़ी अच्छी बात की, दो महकमे ने पूरा एक हेल्थ का फैब्रिक बर्बाद कर दिया, किसी को पता ही कुछ नहीं। लेकिन मलिक साहब यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि अली जान साहब जब थे सेक्रेटरी हेल्थ, तो वो दोनों महकमे चला रहे थे। अच्छा, तो क्या उन्होंने चले रिजल्ट दिए, कारकर्दगी बेहतर की, इसके बिल्कुल बर्बादी करके गए उन्होंने। तो उस सेक्रेटरी ने दोनों महकमे के अंदर जितनी बर्बादी की है आप सोच नहीं सकते। एक सेक्रेटरी दोनों महकमे चला रहा था तो एक ही हुआ ना महकमा। देखे, मरीज भी एक है, अस्पताल भी एक है, ड्रग भी एक है, सर्विसेज भी एक है। एक काम दो बंदे करेंगे बर्बादी होगी। और ये काम किसने किया? इसी हमारी हुकूमत के जो पहले जो इन्होंने दो में डिवाइड किया, ये यूनिफिकेशन डिपार्टमेंट का था तो काम फिर भी ठीक था। इस वक्त सूरत हाल ये है, ये ड्रग इंस्पेक्टर प्राइमरी के अंडर है और 90 है सिर्फ, 90 है सिर्फ, 90 काम करे तो और 15 करोड़ का सूबा है सर, 15 करोड़ की पॉपुलेशन है। और यहाँ पर 90 काम कर रहे हैं वैसे कुछ नहीं, इट्स अ टोटल डिफंक्ट फोर्स। सूरत हाल ये है कि मेडिकल स्टोर के ऊपर एक लाइसेंस लगा हुआ है, वो प्रॉक्सी लाइसेंस है। इनका काम सिर्फ महीने बाद जाके पैसे लेना। ड्रग इंस्पेक्टर का काम है ये लाइसेंस जो है ना, तो बंदा नहीं है थे, बंदा ऐसे वे बंदा होते, पैसे लिए और ओवर द काउंटर। तो लेकिन ये तो करप्शन का रास्ता है ना कि आप जगह बंदा मौजूद नहीं है और दूसरा मैं कोशिश दुनिया के किसी मुल्क को बताएं ओवर द काउंटर सेल हो सकती है। मैं जाके एक नोविडेट एंटीबायोटिक दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह मिलती जहाँ यहाँ मिल सकती है ओवर द काउंटर। मैं परचेजर हूँ, ये सेलर बैठा हुआ है, वो शरबत खांसी का निकाल दो, वो निकाल देगा। ये एक देखे ये लीगल है जी, इलीगल है, टोटली जुर्म है ये। कोई मेडिकल स्टोर वाला कोई मेडिकल स्टोर वाला बगैर डॉक्टर के नुस्खे के आपको दवाई फरोख्त नहीं कर सकता। कानून ये है, लेकिन हमारे तो ये प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस नहीं है तो ये किसने कराना है? स्टेट ने करवाना है ना, मैंने तो नहीं करवाना, स्टेट ने करवाना है। और इलिसिट होता क्या है, इससे तमाम होता यह है, इलिसिट रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है बिटवीन प्रिस्क्राइबर, सब प्रिस्क्रिप्शन जो लिखने वाला है और बेचने वाला है। प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला कौन है? वो डॉक्टर भी नहीं है, वो क्वैक भी है। लाहौर में 60,000 क्वैक बैठे हुए, क्वैक तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो पर्ची लिख के देते हैं, वो उसका उनके लिए। और क्वैक की पर्ची के ऊपर भी मेडिकल स्टोर वाला हर चीज मिल रही है जी, जो मर्जी ले जाके, कोई फर्क नहीं है। प्रोफेशनल डॉक्टर्स। अभी मैं नूर मैंने एक बात की थी कि नारकोटिक स्टीरॉइड्स, वहां पर एक कंट्रोल्ड रजिस्टर होता है, दिस इज अ कंट्रोल्ड सेक्शन। ये कंट्रोल्ड ड्रग है, यहाँ कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड सिचुएशन फ्री फॉर ऑल। और महकमे को स्वाय ट्रांसफर, पोस्टिंग और अपने दौरों के ऊपर फीतों काटने के अलावा कोई। साहब एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, शॉर्ट ब्रेक जी।
वेलकम नाज़रीन। नाज़रीन, जाली अद्वियात के ऊपर बात कर रहे हैं और आज भी जाली अद्वियात के हवाले से अगर बात करें तो मार्केट में जाली अद्वियात मौजूद हैं। और इस हवाले से इससे पहले अगर कोई बात करें पिछले जो है वो अदवार की, नून लीग की, तो जो है वो जाली अद्वियात के हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर एक टास्क फोर्स थी और जो है वो जाली अद्वियात बनाने वालों के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन होता था। लेकिन अब इस तरह की कोई बात नज़र नहीं आ रही। टास्क फोर्स किधर गई और ये क्यों जाली अद्वियात बनाने वाले माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तो हमारे साथ मौजूद हैं जो है वो ड्रग लॉयर फोरम के सदर नूर महार साहब और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब भी मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी PMA लाहौर। नूर महार साहब की तरफ जाते हैं। नूर महार साहब, जो है वो कारकर्दगी तो आपने बता दी ड्रग इंस्पेक्टर्स की, लेकिन फिर भी जो है वो हमने इसका कला कामा तो करना है ना। ये तो एक सोसाइटी के अंदर अगर इस तरह की जाली अद्वियात चलती रहीं तो इसका सारा नुकसान तो मरीजों को ही है। देखें, मरीजों को नुकसान क्या, मरीजों की मौत ही मौत है। और खास तौर पे आपको मैं एक बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि आप हेल्थ मिनिस्टर चाहे दो है ना, आधे आधे मिनिस्ट्री के आधे आधे मालिक हैं, दोनों के पास चले जाएं, उनसे पूछें कि भाई ये दवाइयों की जो कीमतें हैं और ये रजिस्ट्रेशन है, इसमें पंजाब हुकूमत का क्या किरदार है। ये बेसिक दो ही चीजें हैं ना। तो अब वो कहेंगे कि प्राइस का तो हमारा ताल्लुक ही नहीं है कि भाई आप प्राइस कंट्रोल है कि नहीं है। आप वफाक से जुड़े हुए हैं, 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास है ये, जो सूबों की मर्जी के बगैर प्राइस के कंट्रोल खत्म हो ही नहीं सकता। ड्रैग की क्या औकात है, ठीक है। आप इसको भी आप जरूर जाइएगा और जरूर आवाम के लिए, गरीब मरीज जो है ना मर रहे हैं, उसे उनके लिए जरूर पूछिएगा। पाकिस्तान जो है अद्वियात के मामले में दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है। जब अद्वियात की कीमतों का कंट्रोल खत्म हुआ है तो उसके बाद जो डॉक्टर हैं वो तो उनके पास तो मन मौजी है कि वो जितने पैसे ले लें मरीजों के लूट मार में, उसका बुनियादी किरदार उसको भी छोड़ें। वापस आता हूँ शायद मलिक साहब की बात पे। आपने डॉक्टर के ऊपर भी कह दिया कि वो लूट मार में मुलव्वस हैं। हाँ जी बिल्कुल हैं, बहुत एक बड़ा तबका है। कैसी लूट मार की जाती है डॉक्टर्स की जानब से? वो जो है कंपनियों से जो है ना हार्ड कैश लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, AC लेते हैं, बाहर के टूर लेते हैं। आप ये पूछें कौन सी चीज नहीं लेते। ये तो फिर मैं पूछूंगा प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक से, लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी मैं जाली अद्वियात तो एक तरफ रह गई, एक दूसरा सिलसिला शुरू हो चुका है जो आपने बात की है। और जो दूसरी बात इन्होंने उठाई कि भाई ये लोहारी जो है लाहौर में, ये तो ड्रग माफिया का मरकज है, जिसमें जो है ये कंपनी बनाती है, वो दरमियान में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है एज पर लॉ। वो जो है मेडिकल स्टोर फार्मेसी पे जानी चाहिए। लेकिन हमारी जो लोहारी है ये तो अद्वियात की स्टॉक एक्सचेंज है। जब वो मतलब सेफ्ट्राजोन इंजेक्शन है, वो फार्मा मैन्युफैक्चरर से लेते हैं 40 रुपए का और उसकी कीमत होती है 450 रुपए, 500 रुपए। तो वो मरीज को तो 550 का जाता है, लेकिन ये लोहारी वाले जो है वो 45 रुपए का, 40 रुपए का खरीदते हैं। तो क्यों दरमियान में जो इतना सस्ता क्यों मरीज है सर, यही तो मसला है। यही तो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर नहीं समझ पाते। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है बहुत ज्यादा भांग पी के सोए होते हैं। तो ऐसा तो बेहिसी का जो है ना ये आलम है कि इंसानों के लिए सोचना इनके लिए शायद ये कहते हैं हमारा काम नहीं है, हम क्या करें। और भाई जो काम करने वाले हैं ना वो काम करें। अब क्या है, हेल्थ मिनिस्टर ज्यादा खुश रहता है कि जी मैंने ये इमारत बनवा ली, ये अस्पताल बनवा लिया, ये फलाना चीज बता लिया। तो मरीज के जेब पे डाका जो पड़ रहा है उसके लिए तो आप कुछ रहम कर ही नहीं रहे, आप उसके लिए कुछ सोच नहीं रहे, उसके लिए पॉलिसीज नहीं बना रहे, आप कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर रहे जिससे मरीज को फायदा हो। आप तो सिर्फ जिनके लिए मुफादात के लिए काम कर रहे हैं वो अब क्या है, अब मिसाल के तौर पे सिर्फ आप मुझे ये बता दें, आप हेल्थ मिनिस्टर से जाके शर्तिया पूछें भाई दवाई कौन सी रजिस्टर्ड है कौन सी नहीं है, आप बताएं कहाँ पे लिखा, कौन रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड है, आप पूछे ना भाई। हेल्थ मिनिस्टर से पूछें कि भाई हमें क्या पता लगेगा जाली है कि असली है, ठीक है। आप हमारे पास तो आम बंदा है, जर्नलिस्ट है, उसको चेक करने का मौका मिलना चाहिए, उसको खबर होनी चाहिए कौन सी दवाई रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड। भाई कोई मैकेनिज्म नहीं है, ड्रैग की वेबसाइट पे नहीं है। सूबे 18वीं तरमीम के बाद सूबे पावरफुल हैं, ड्रैग की क्या औकात है, ड्रैग तो एक सेमी प्राइवेट इदारा है। बिल्कुल। नूर महार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबका PPMA के चेयरमैन डॉक्टर ताहिर आजम साहब, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो आज भी अद्वियात, जाली अद्वियात मौजूद है मार्केट में और आज एक ताज़ा तरीन केस के मुताबिक जो है वो ड्रग कोर्ट की जानब से जो है वो सज़ा दी गई है कि जो जाली अद्वियात में फ़रोख्त पत्तों की के 2 जो है वो अफराद जिनको सज़ा हुई है,
तो ये PPMA इसके ऊपर क्या स्टांस रखती है कि जाली अद्वियात मरीजों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है? बिल्कुल, जो देखें PPMA का बड़ा क्लियर स्टांस है। जो जाली या गैर मियारी अद्वियात हैं उस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, और PPMA ने कभी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं किया जो जाली अद्वियात बनाते हैं। हम तो अपने मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जाली अद्वियात नहीं बनाते, ये और बाहर लोग बनाते हैं, फैक्ट्रियों से बाहर उन लोगों की बात करते हैं। लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो है वो ताहिर साहब, मैं डॉक्टर साहब ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो जाली अद्वियात बनती है तो उसका तो नुकसान आपको भी तो है ना। जाली अद्वियात मार्केट में जाती हैं, फरोख्त होती हैं, मरीज खरीदते भी हैं, तो हमें तो नुकसान है ना जी उसका। हमें तो नुकसान है, हमारी जो सेल होनी है, अगर हमारी दवाई कोई जाली मार्केट में बिकेगी तो वो हमें तो नुकसान है, हमारी सेल कम होती है उनकी वजह से, तो हमें तो नुकसान है इस चीज़ का, हमें तो इसका फ़ायदा नहीं है। PMA लाहौर के जो है वो जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शाद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये जो है वो यहाँ पर बात की है कि जो एक बड़ी मार्केट लाहौर के अंदर अद्वियात की है, लोहारी मार्केट, वहाँ से जो है वो स्पोरियस गैर मियारी जाली अद्वियात वहाँ से मिलती हैं। देखें, मैं तो कह रहा हूँ कि हम एज ए PPMA, एज ए मैन्युफैक्चरर, हम इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करते। हम तो कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो जाली अद्वियात बनाते हैं। हम तो कहते हैं जहाँ पे भी वो अवेलेबल है, चाहे लोहारी में है, चाहे बाहर हैं, कहीं और हैं, इस पे एक्शन होना चाहिए, उनको सजाएं होनी चाहिए। हम तो उसको कभी सपोर्ट नहीं करते। और जो है वो अगर महकमा सेहत जो है वो एक ड्रग फोर्स बनाता है जिस तरह पहले दौर में थी और फैक्ट्रियों के ऊपर छापे वगैरह मारे जाते थे, तो इसके ऊपर भी आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? नहीं, छापे देखें, छापे तो वहाँ मारे जाते हैं, अल्लाह ना करे जहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर कानूनी वो हमारी रूटीन में हमारी इंस्पेक्शन हो रही है, रूटीन में GMP इंस्पेक्शन हो रही है, 2-2, 3-3 राउंड हो रहे हैं, मतलब हर मेरे दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई इंस्पेक्शन हो रही होती है। तो छापे वहाँ जरूर छापे मारे हैं जहाँ उनको कोई इस किस्म की खबर हो कि अल्लाह ना करे किसी फैक्ट्री में कोई गलत दवाई बन रही है या जाली दवाई बन रही है या कोई हीरोइन बन रही है, वहाँ पे वो छापे मार सकते हैं। लेकिन रूटीन में तो छापे मारने की जरूरत नहीं है ना, वो रूटीन में इंस्पेक्शन हो रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट की भी हो रही हैं और ड्रैब की भी इंस्पेक्शन होती है, तो उसमें उनको जरूरत नहीं है छापे मारने की। जी डॉक्टर साहब, जो है वो उनका मौक़िफ़ भी आ गया PPMA का, वो भी कहते हैं जी कि पकड़ें। देखिए PPM में ताहिर आज़म साहब मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, बड़ी एथिकल प्रैक्टिस करते हैं। ये जो फार्मेसी जो कह रहे हैं ना, वो जो ये लीगल काम है सारा, इनकी तो इंस्पेक्शन भी है, इनकी हर चीज़ हो रही है। आप देखें सांदा, बंद रोड, यहाँ पर अंदर घरों के अंदर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो किसी ने लगाई हुई है ना। ये लोहारी के साथ साथ मैं एक एपिसेंटर बताना चाहता हूँ आपको, लाहौर के अंदर ही है पापड़ मंडी, हर किस्म की स्मगल दवाई उधर मिलेगी आपको, ये इन एरियो में। और जो स्मगल दवाई है इसको आप किस स्मगल दवाई देखते हैं? ये वो मुल्क है पाकिस्तान जिसके दवाइयों की 2 इकसाम है सर। एक तो है जेनरिक ड्रग, आप उसका साल्ट लिखें, दूसरा है उसका ट्रेड नेम लिखें। यहाँ 48,000 दवाइयाँ रजिस्टर हैं और इसेंशियल दवाइयाँ सिर्फ 413 हैं। अगर 413 दवाइयाँ आप रख लेंगे, उनका पता चलेगा, मरीज कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब इस धंधे को आखिर हमने रोकना तो है ना, कैसे रोकना देखे बाय रेगुलेशन, बाय PMA का भी काम है, PPMA का भी काम है। हम तो इशू को आइडेंटिफाई करना है हमने, हमारे पास एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं है, एग्जीक्यूटिव फोर्स तो स्टेट के पास है। आप सवाल तो उठाते रहते हैं ना, सवाल तो उठाया तो हम हमेशा ये ईवल आइडेंटिफिकेशन और ईवल को रोकना, ये तो हम पहले दिन से कर रहे हैं। वो मुझे का हुक्म है ऐसा, वो देते रहते हैं हम लोग। असल में यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ चुका है, किसी को कुछ पता नहीं किसी ने क्या करना है, JD किसी की क्लियर नहीं है, 2 महकमे हैं, एक किस्म की ह्यूमन रिसोर्स इधर भी वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन नूर मार साहब कह रहे हैं कि आपके डॉक्टर्स भी जो है वो विजिट करते हैं, एग्री करता हूं मेडिसिन कंपनियों से। आप मेडिकल टूरिज्म एंड इलिसिट नाजायज फिजिशियन फार्मर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इज इट लीगल? इलीगल, ये गैर कानूनी एग्जिस्ट करता है। लोग, आप इसको गैर कानूनी कहते हैं? मैं गैर कानूनी कहता हूँ। देखिए, फार्मेसी से टिकट लेके बाहर जाना, फैमिली को साथ लेके जाना, एक ख़ास दवाई को बेचना, उसके लिए पैसे लेने, ये इलीगल है।
ये तो करप्शन। डॉक्टर फिर फ़ायदा देते हैं उस कंपनी को? मैं डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर की बात से करें आप करें प्रिस्क्रिप्शन राइटर, वो क्वैक भी है। मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस देखी है जहाँ पर अगर 100 डॉक्टर बैठा हुआ है तो 150 क्वैक बैठा हुआ है। ताई कैसे जा सकते हैं सर? जाते हैं, ये फार्मेसी कंट्रीज में विजिट कैसे कर सकते हैं? ये लेके जाते हैं। और ये 60,000 बेच रहा है दवाइयाँ, इसको भी तो इंसेंटिव देते होगे ना ये जाके। मैं तो अगर नुस्खे में लिखूंगा, मेरा तो नुस्खा चैलेंज हो सकता है। मैं तो नुस्खे ऊपर लिखूंगा कि ये जी ओमेप्राजोल है, मुझसे तो आप पूछ सकते हैं कि यू आर अ साइंटिस्ट, इनको कौन पूछेगा? लेकिन कोएक से पूछा जाता है वहां से। कोएक को तो ये सिचुएशन फ्री फॉर ऑल है यहाँ पे। 60,000 है लाहौर में। तो ये इनकी तादाद हेल्थ केयर कमीशन, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बनने के बाद तादाद बढ़ी या इसकी कमी हुई है? बढ़ी है, कमी कोई नहीं हुई। हेल्थ केयर कमीशन इज अ वाइट एलिफेंट इन गार्डन टाउन। बिल्कुल, जो है वो PPMA से पूछते हैं डॉक्टर ताहिर आजम साहब से। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो है वो एक एलिगेशन यहाँ पर ये भी आया कि जो डॉक्टर्स को टूर कराए जाते हैं कंपनियों की जानब से, सैरें करवाई जाती हैं, फिर वो डॉक्टर्स उन्हीं की दवाई लिख देते हैं। देखें जी, PPMA ने और ड्रैप ने इस पर काफ़ी पाबंदी लगाई है और उस पर ड्रैप की तरफ से अक्सर लेटर भी आते रहते हैं, इवन PMDC की तरफ से भी लेटर आते रहते हैं कि ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ जाहिर बात है कंपनियां करती हैं, और कंपनियां तभी करती हैं जब डॉक्टर्स जो हैं उसको वेलकम करते हैं। तो ये दोनों तरफ से सिलसिला जारी है, इसको रोकना चाहिए। यानी एक हाथ दो एक हाथ लो। मैं वही कह रहा हूँ, ये दोनों तरफ से सिलसिला जारी है। एज ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर भी हूँ, तो ये मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं इस प्रैक्टिस में ना पढ़ूं, और एज ए मैन्युफैक्चरर भी मेरा फर्ज है कि मैं इस प्रैक्टिस में ना पढ़ूं। लेकिन बदकिस्मती से ये सिलसिला किसी ना किसी हद तक जारी है, तो इसको रोकना चाहिए। ड्रैप भी इसमें कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से ही सिलसिला जारी है। तो आप समझते हैं कि अब तक कितने % इसके ऊपर जो है वो काबू पा लिया गया, ड्रैप की जानब से रोका गया है, यहाँ भी नहीं कोई ऐसी बात नहीं? आपका अपना क्या तजिया है इसके ऊपर? नहीं, देखें, मैं अब यहाँ अपनी कोई इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा कि हम नहीं करते, या हम कहें कि जी फलां कंपनी नहीं करती है फलां कंपनी करती है। ये जनरलाइज बात हो रही है ना। तो ड्रैप की जो इंस्ट्रक्शन है वो सबके लिए होती हैं, सारी मैन्युफैक्चरर्स के लिए होती हैं, और इसी तरह PMDC के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब डॉक्टर्स के लिए हैं, किसी खास तबके के लिए नहीं है। तो ये प्रैक्टिस है, इसको मतलब रोकना चाहिए। और इसमें दोनों तरफ से डॉक्टर्स भी इसमें कोऑपरेट करें, और डॉक्टर्स भी इसको बुरा समझें, और फार्मास्यूटिकल कंपनी भी इसको बुरा समझे, तभी ये खत्म होगा। तो क्या इस काम से किसी मरीज को नुकसान या मरीजों को नुकसान हो सकता है, आप समझते हैं इस काम से? आवाज आपकी नहीं आई। मेरा सवाल ये कि इस काम से डॉक्टर्स और कंपनियों का ये काम है कि वो उनको टूर करवाते हैं, वो दवाई लिख देते हैं, मरीज को भी कोई नुकसान हो सकता है इससे? देखिए, मसला ये है कि अगर डॉक्टर, अभी ये मलिक साहब कह रहे थे, मलिक शाहिद साहब, के मैं ओमेप्राजोल लिखूंगा, वो ये ओमेप्राजोल लिखेंगे तो इस चीज का कौन फैसला करेगा कि वो मेडिकल स्टोर वाला कौन सा ओमेप्राजोल देगा उसको, पेशेंट को? एग्जैक्टली, ठीक है ना जी। अब वहां फिर ब्राइबरी शुरू हो जाएगी मेडिकल स्टोर लेवल पे। वहां अगर 50 कंपनियों का ओमेप्राजोल अवेलेबल है तो वो वही ओमेप्राजोल देगा उस पेशेंट को जिसमें उसको ज्यादा फायदा है। बिल्कुल। तो इसका कोई हमें हल निकालना है। दुनिया में जो प्रैक्टिस है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ प्रैक्टिस है, जेनरिक नेम भी चलता है और ब्रांड नेम भी चलता है। अब मैं आपको मिसाल दूं कि अगर 250 कंपनियां सिप्रोफ्लॉक्सासिन बना रही हैं और 250 में से सिर्फ 20 कंपनियां जो हैं वो अपने नुमाइंदे भेज के अपने कंपनी का ब्रांड नेम बताती हैं कि डॉक्टर को कि ये हमारा ब्रांड नेम है, और सैंपलिंग उसको सैंपल देती हैं कि ये आप हमारे टेस्ट करें, और 230 कंपनियां उसमें से जाती नहीं है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उनका नाम कैसे लिखेगा? डॉक्टर को क्या पता कौन सी कंपनी किस नाम से बना रही है? बिल्कुल तो इसमें मार्केटिंग एक जरूरत है, मार्केटिंग अपनी जो है वो जरूरत है कंपनीज की कि वो अपना ब्रांड नेम बताएं। दूसरा इशू जो है कि अगर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिख दें सिर्फ, तो उसमें कौन फैसला करेगा कि कौन सी सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी है पेशेंट को? वो बिल्कुल बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया। डॉक्टर ताहिर आज़म साहब का चेयरमैन PPA
जो है वो उनकी जानब से उनका मौक़िफ़ आ गया। बहुत शुक्रिया आपका, और उसके साथ प्रोफेसर डॉक्टर शाद मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। और जो है वो नूर महर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ड्रग लॉयर फोरम के सदर, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन जो है वो एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगला जो पार्ट है उसमें हम एक वीडियो के हवाले से बात करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहबा की एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे कि ये क्या मामला है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अज़मा बुखारी साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं वो कुछ सहाफ़ियों से और कैमरामैनों से कुछ बात कर रही थी, लेकिन उसको शायद रिकॉर्ड कर लिया गया और उसके बाद वो पूरा क्लिप वायरल नहीं किया गया। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बात करें तो उनका एक आधा क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। ये असल बात क्या है और इस वीडियो को वायरल करने के क्या पीछे बिहाइंड द सीन क्या मामला है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको वो पूरा क्लिप जो है वो इस वक्त अज़मा बुखारी साहिबा का जो पूरा क्लिप है वो आप सुन लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। मेरे हाथ जुड़े हुए हैं भाई, मेहरबानी करना। और कैमरामैन भाइयों, तुम लोगों के साथ तो 2 दफ़ा हाथ जुड़े हैं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक। मैंने कभी किसी की शिकायत नहीं की, मैंने कभी किसी को, आपने जो भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है मैंने हमेशा बर्दाश्त किया बड़ी बहनों की तरह। लेकिन अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुएसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल साफ बता रही हूँ। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी ख़राब होना है, जो मैं नहीं चाहती। मेहरबानी मेहरबानी। नहीं, मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ भाई, हाथ जोड़ रही हूँ। ये तेरे से ही मुझे तवक्को थी कि तू ये बात करेगा। बैठ जा मेरा भाई, भाई थोड़ा थोड़ी चेयर्स पीछे कर ले प्लीज, उनकी कैमरामैनों की सुन ले। आप लोग पीछे पीछे भी कर लेंगे तो सीएम को नजर आ रहे होंगे। आई एश्योर यू, यहाँ से आप दिख रहे हैं, सब बहुत अच्छा दिख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, बकास पीछे। नाज़रीन, आपने मुकम्मल क्लिप सुना। इससे पहले अगर सोशल मीडिया के ऊपर बात करें तो शॉर्ट क्लिप को वायरल किया गया था, और ये क्या बात थी इसके ऊपर आज बात करेंगे। मेरे जो गेस्ट हैं वकास गौरी साहब हैं, एंकर पर्सन लाहौर रंग के और बीट रिपोर्टर भी हैं। वकास साहब को वेलकम कहते हैं। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर सलमान दुरानी साहब, तजियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये इस मामले के ऊपर कि एक्चुअल ये वाकई सहाफ़ियों को कुछ कहा गया या फिर एक रूटीन बात थी। वकास गौरी साहब, आप बीट रिपोर्टर भी हैं, मुझे बताइएगा कि ये अक्सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो हम सवाल करने के चक्कर में ये भी होते हैं कि जो है वो हर कोई बंदा ये कोशिश करता है जर्नलिस्ट के उसकी बारी पहले आए, तो ये क्या आपको क्या मामला ये लगता है? अच्छा मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मामले पे बुलाया, मौका दिया। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां जिसकी ये वीडियो है, कल उस वक्त मैं वही मौजूद था। वक्त से पहले हम वहाँ पे मौजूद थे और वक्त के बाद ये सारा जो मामला है हमारी नज़रों के सामने हुआ। सीएम पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो एक निजी कॉलेज की में एक जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है, वो भी सोशल मीडिया के मामला, उसी से रिलेटेड मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और वो ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करती मरीम नवाज़ साहिबा। 6 माह बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, तो चूँकि ये बड़ी एक हसास मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें जो सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी थी वो भी थोड़ी सी कॉन्शियस थी, रिपोर्टर्स भी कॉन्शियस थे, और जो माहौल था वो उस वक्त बड़ा एक इस मामले को बड़ा इम्पोर्टेंस हासिल थी कि आज सीएम साहबा ने क्या कहना है। बात बताने का ये है कि मैं आपको सारा कॉन्टेक्स्ट बता दूँ। नॉर्मली जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब अमूमी तौर पर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो लाजमी करती हैं वीक में, हम वहीं पे मौजूद होते हैं। शोर की शिकायत जो है पहली बार नहीं हुई, स्पेशली जो कैमरामैन हजरात हैं, वो किसी का फ़ोन आ गया, किसी का फ्रेम, ये बातें सारी हैं। मैं बिल्कुल, मुझे ये बता देंगे कि फ़र्क कितना है जो सोशल मीडिया के ऊपर शॉर्ट वीडियो वायरल की गई और इसमें, और आपको लगता है कि एट लेटर नोट ये कहा गया जिस तरह जो है वो उसी तरफ आ रहा हूँ कि एक ये शिकायत हर बार की जाती है कि शोर आ रहा है, फिर जब सवाल की बारी आती है तो जो रिपोर्टर्स हैं वो भी पहले सवाल के लिए अक्सर जो है एक अनडिसिप्लिन्ड जो सूरत हाल है वो पैदा होती है। अब ये जब बात हुई
तो जो भी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट या यूट्यूबर आ रहा था तो अज़मा बुखारी एक बात कह रही थी उनसे कि आप सवाल के लिए बराए मेहरबानी कोई मुकाबला, वो हाथ भी जोड़ रही हैं वैसे, मुकाबला ना कीजिएगा जी, मैं वही बताता हूँ, मुकाबला ना कीजिएगा और मैं नाम लूंगी, आप सवाल कर लीजिएगा, बारी बारी सवाल कीजिएगा। और नाम उन्होंने रैंडम लेने थे, कोई स्पेशल लिस्ट नहीं थी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज थ्रेट है या नहीं, सिर्फ ये बता दें कि आप वहां पर मौजूद थे। अगर आप वीडियो का एक हिस्सा देखेंगे तो वो थ्रेटन है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो देखें, मुझे ये वही बात होगी ना, आप सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि एक लड़की का रेप हुआ है, वो कह रही है मैं गिरी हूं। बिल्कुल ठीक, आपकी तरफ आते हैं। मीडिया पे लोग कह रहे हैं जनाब कि आप मुझे धमकी मिली है और मुझे नहीं पता कि मुझे, बिल्कुल ये वकास गौरी साहब आपकी तरफ आते हैं। मैं जो है वो सलमान दरानी साहब सीनियर तजिया कार हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेता हूँ। सलमान साहब बताइएगा कि आप इस वीडियो को जो है वो क्या समझते हैं, क्या ये थ्रेट है या एक रूटीन मैटर था, जिस तरह सहाफ़ियों को वहाँ पर जो है वो शोर होता है और वो उनको समझाने के लिए, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसमें दो अहम बातें हैं और मेरा ख्याल है यही दो पॉइंट्स अगर हम इनका तजिया कर लें तो सारी की सारी बात वाज़ेह हो जाती है। पहली तो बात यह कि जो धमकी होती है जनाब, अगर धमकी हाथ जोड़कर दी जाए या वैसे ही दी जाए धमकी, तो फिर भी धमकी होती है। तो जो जर्नलिस्ट वहाँ सामने बैठे थे, अगर उनको कोई धमकी महसूस नहीं हुई और फिर या तो मीडिया इस पर अगर पर्दे डालना चाहता है तो ये मीडिया की अपनी मजबूरी हो सकती है। अब हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, हमारी कोई इस तरह की मजबूरी नहीं है, लिहाजा वो कंसिडर ये की जा रही है कि वो धमकी थी। अब आप अगर किसी सहाफ़ी को, किसी कैमरामैन को किसी इदारे से निकलवाने की अगर बात कर रहे हैं तो अगर वो धमकी नहीं है तो फिर वो उनको किन अल्फाज में आप बयान करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अज़मा बुखारी साहिबा का एक ऐसी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के से थोड़ा सा पहले अगर इन अल्फाज का कहना कि भाई आपने शोर शराबा नहीं करना, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, डिसिप्लिन कायम रखना है, तो इस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अगर वो मुतनब्बे कर रही हैं तो इससे ये भी तासुर जाता है कि वो सवाल करने से भी मना कर रही हैं, क्योंकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी वो बहुत हसास नौयत की थी और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, जिसमें जो है फैक्ट और फिर जो सवाल हैं वो सहाफ़ियों की अपनी जगह और अभी तक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर पर सरफेस पर आए भी नहीं। तो उस पूरे मामले में अगर अज़मा बुखारी साहिबा की ये वीडियो वायरल होती है तो कंसिडर ये हुआ, जो सामने जो नज़र आने वाली बात है, जो जाहिरी बात है, वो ये कि वो तो सहाफ़ियों को मना कर रही है कि भैया आपने अगर सवाल भी किया तो फिर आपकी जो नौकरी है वो तो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि मेरा सिर्फ कहना ही काफ़ी है किसी भी चैनल को। सलमान दरानी साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर पूरा क्लिप सुने तो उसमें जो है वो गपशप भी हो रही है, उसमें जो है वो हंसी मजाक भी हो रहा है और ये भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अगर एक डिसिप्लिन के तहत आप सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ना सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि बहुत सारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात कर लें, PCB या दीगर, तो हम भी कोई नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा नहीं करते और हम भी कहते हैं कि जी जो है वो पहले मेरा सवाल लिया जाए। इस तरह ये आप ये नहीं समझते कि ये एक लाइटर नोट के ऊपर जो है वो ये उनका ये बात थी? आपकी बात दुरुस्त है, मैं लाइटर नोट वाली बात ही तस्लीम करने को तैयार हूँ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज साहिबा की थी और वो किसी आम मसले पर नहीं, बहुत हसास मामला था जिस पर सवाल उठ रहे हैं लेकिन सवाल दबाए जा रहे हैं। तो उस तनाजुर में अगर ये बात की जाए तो अज़मा बुखारी साहिबा का सहाफ़ियों को मुतनब्बे करना भी बेसिकली ये तासुर दे रहा है कि वो सवाल करने से मना कर रहे हैं। मेरा मुद्दा ये है। आपका मुद्दा ये है। मैं इसके ऊपर वकास गौरी साहब से पूछ लेता हूँ, चूँकि ये वहाँ पर खुद मौजूद थे। वकास गौरी साहब, आप बीट रिपोर्टर हैं नून लीग के, ज़ाहिर है वहाँ पर सारे बीट रिपोर्टर थे और उसके बाद बाकी जो है वो रिपोर्टर भी मौजूद होंगे, कोई जर्नल भी होगा। तो क्या आपको ये लगा कि इसके बाद जो है वो रिपोर्टर्स के अंदर ये तासर गया कि हमें रोका गया? मियाँ साहब, मैंने दुरानी साहब की पूरी बात सुनी है, मैं बस इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो उनकी बात ठीक है। अब वो जहाँ से देख रहे हैं या वो जो पूरा एक क्लिप नहीं देख रहे तो उन्हें यकीनी तौर पे किसी को भी ये लगेगा कि ये धमकी है। मैं इसको इस तरह भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका किसी से, हाँ, क्योंकि हमारा तकरीबन हर रोज़ का उठना बैठना है बीट रिपोर्टर्स का, आप किसी से बेतकल्फाना अंदाज में बात करते हैं तो किसी दूसरे को ये भी लग सकता है कि शायद ये गैर महज़ब अंदाज में बात हो रही है, ये खुद धमकी है। अर्ज़ सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ कि अज़मा बुखारी ने
किसी को ये नहीं कहा कि आपने सवाल नहीं करना, और सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, मैं खुद बड़े सख्त सवालात उनसे करता हूँ, और मैंने लास्ट टाइम भी कभी नहीं रोका उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि चंद लोग आए हैं पीटीआई के बाहर निकले हैं, तो लेकिन ये जो एक बात निकल गई उनके मुंह से कि मेरी शिकायत जो है वो, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। मैंने उस वक्त सवाल किया कि जनाब अगर चंद लोग थे तो फिर आपने कंटेनर क्यों लगाए, फिर आपने जो सिग्नल्स हैं, मोबाइल सर्विसेज, वो क्यों जाम कर दी? ये सवाल आपने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मैंने उनसे जवाब मिला कोई आपके साथ उस टाइम? उन्होंने आज तक किसी को कोई भी सवाल करने से नहीं रोका। अब अगर कल की बात पर आ जाए तो देखें, हाथ जोड़ के धमकी मेरा नहीं ख्याल के कोई देता है, और वो धमकी देखें, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक नोयत थी उसके मुताबिक उनका जो मुद्दा था, हमने जाना है इंटेंशन पे। अगर आपने अल्फाज पे जाना है तो फिर तो बड़े बड़े सियासी लीडरान ने ऐसी ऐसी बातें की हुई हैं जलसों में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, कि अगर आपने सिर्फ अल्फाज को ही पकड़ना है तो यहाँ पे तो लोग फांसी चढ़ जाएंगे। अगर आपने कोई ऐसा एक रिपोर्टर या रिपोर्टर्स तो होंगे जो उन्होंने माइंड किया होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। किसी एक रिपोर्टर ने, चले मुझे गलतफहमी हो तो फिर वायरल कैसे होगी, वीडियो वायरल कैसे हुई है, किसने रिकॉर्ड की? ये वैसे भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी और ये शायद ऑफ द रिकॉर्ड बात थी। मियां साहब, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी, बात ही यही है कि जब आपने चीज़ को, चलें वहाँ पे मुझ समेत कोई 40 से 50 रिपोर्टर मौजूद थे, किसी एक को धमकी क्यों महसूस नहीं हुई? क्योंकि वो ये बात हर बार कर रही थी। नहीं, लेकिन ये लाइव फीड आ रही होती है चैनल के अंदर भी, ये लाइव फीड आ रही होती है, DSNG तो लगी होती हैं, तो ये क्लिप कैसे चैनल के अंदर से उसकी इंटेंशन की बात करता हूं, रिकॉर्ड होकर वायरल हुआ है। मुझे, क्योंकि मैं उसका सियाको सबाक जानता हूं, यानी किसी ने माइंड नहीं किया, किसी ने माइंड नहीं किया। देखें, सहाफ़ी कोई इतनी सादा चीज़ नहीं है कि आप उन्हें धमकी दे दें, हम किसी की धमकी नहीं। मैं इसके ऊपर सलमान दुरानी साहब से पूछता हूँ। सलमान दुरानी साहब बताइएगा, वकास गौरी साहब बीट रिपोर्टर भी हैं नून लीग के, इनका ये कहना है कि किसी बीट रिपोर्टर ने या फिर जो है वो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे जो कवर करने गए थे, किसी ने इस बात को माइंड नहीं किया। गौरी साहब की बात से मैं बिल्कुल मैं उन्हें क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अज़मा बुखारी साहिबा की जो इंटेंशन है वो ख़राब सी नीयत जो है वो ठीक नहीं की। और उन्होंने, देखिए, अल्फाज बहुत अहम होते हैं, और दूसरी अहम बात जो मैं अपने मुद्दे में दोबारा पेश कर देता हूँ वो है टाइमिंग। अल्फाज के चुनाव में तो अब वो एहतियात करेंगी जो हो गया है। हाँ बिल्कुल, अल्फाज के चुनाव के ऊपर वकास गौरी साहब भी कह रहे हैं कि एहतियात होनी चाहिए। वो एहतियात करेंगी, अगर नहीं की तो अब कर लेंगी, लेकिन इंटेंशन उनकी। मैं भी ये दोहरा रहा हूँ, देखिए मैं भी इसी का दोहरा रहा हूँ कि दोबारा एक बात, ये टाइमिंग बहुत अहम थी कि अज़मा बुखारी साहिबा जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये सहाफ़ियों को मुतनब्बे कर रही थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पहले ही किसी कंट्रोवर्शियल मामले पर बहुत अहमियत इख्तियार कर। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। पर जो सवालात करने थे सहाफ़ियों ने, अब सहाफ़ियों के अंदर ये तासुर नहीं किया कि कोई पैटर्न हुआ या नहीं हुआ ये नहीं, बट सोशल मीडिया पर जो एक अमूमी तौर पर जो तासुर आया है वो ये कि जो थ्रेटन किया गया है जर्नलिस्ट को कि आप सवाल नहीं कर सकते। और दूसरी अहम बात कि ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने सहाफ़ियों को और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो जिन सहाफ़ियों को अली अमीन गंडापुर साहब ने भी पेट कहा था, वो भी गलत कहा था, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से सहाफ़ियों को पेट कहा और टाउट कहा और किसी की तनख्वाह पे काम करने वाला कहा। तो मेरा ख्याल है सवाल इस पर भी उठना चाहिए, और इस पूरे मामले को अगर सील नहीं किया गया तो मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता। चलो ये भी एक बात पूछ लेते हैं कि वकास गौरी साहब, उसके बाद क्या तमाम जितने भी वहाँ पर बीट रिपोर्टर थे सवाल करने दिया गया, और क्या किसी ने सख्त सवाल किया, उसके बाद कोई रद्द-ए-अमल आया, ये भी बता दें। वैसे मैंने वही आपको पहले भी जैसे बताया कि आज तक किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल करने से नहीं रोका गया। नहीं, कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालात किए गए, सख्त सवालात किए गए। कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मेरा ख्याल है आधे घंटे तक सवालात होते रहे और सबको मौका मिला। मतलब सबको तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलता, लेकिन जिसको मैक्सिमम लोगों को मौका दिया गया। सवाल भी हुए, सख्त सवाल भी हुए, जो रूटीन के सवाल हैं वो सबने किए। कल वाले वाक़े पे भी सवाल उठाए, ये भी मरियम नवाज साहिबा, मैंने खुद सवाल किया मरियम नवाज साहिबा से। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा अगर वो है तो आप पाबंदी क्यों नहीं लगाते। बहुत शुक्रिया, वकास गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन हमने बात की, और सलमान दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तजियाकार, उनसे भी हमने बात की, और जो क्लिप एक जारी किया गया था सोशल मीडिया के ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा का
जो कि वायरल था, और मुकम्मल क्लिप के अंदर क्या बात थी और शॉर्ट क्लिप के अंदर क्या बात थी, हमने तफसीलन बात की, और क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो सहाफ़ियों को सवाल करने दिए गए, इसके ऊपर भी हमने बात की। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इस मामले के ऊपर बात के साथ साथ जिस तरह जाली अद्वियात की भरमार है और उसके ऊपर भी हमने तफसीलन बात की कि इसके नुकसानात क्या हैं, इसका मरीज़ों को क्या नुकसान होता है। तो आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, अगले हफ्ते दोबारा हाज़िर हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।